इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा और किसान की बात कार्यक्रम लेकर हम आ गए हैं हमेशा की तरह FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और मेरे साथ है मेरे साथी आज मैं रजत। स्वीकार कीजिए हमारा सस्ने आभार और अभिवादन। बहुत खूबसूरत होने जा रहा है ये प्रोग्राम, बहुत सुंदर होने जा रहा है ये प्रोग्राम, क्योंकि बगीचों में कई फूल हमारा इंतजार कर रहे हैं अपनी चर्चा के लिए, अपनी खूबसूरती पर हमारी आमद के लिए और आपकी भी आमद के लिए, क्योंकि ये फोन इन प्रोग्राम है। आपके राय मशवरों का, आपकी शिकायतों का, आपके सवालों का, आपकी जिज्ञासाओं का हमें इंतजार रहेगा। अपने टेलीफोन नंबर 23421081 पर 23421081 011 जो कि दिल्ली का STD कोड है 011 आप लगाना ना भूलें अगर आप दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं। बिल्कुल। और रजत बिल्कुल ठीक कहा। और फूलों की बात सिर्फ हमारे किसानों तक सीमित नहीं है, क्योंकि फूलों की बात हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो शहर में रह रहा है, शहर में है या फिर उन गांव कस्बों में भी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके घर जहां वो रह रहा है आसपास फूल हो, बगीचे हों और उसके गमलों में एक से बढ़कर एक फूल खिले हों। तो बरसात का ये मौसम चल रहा है तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रूबरू कराते हैं हमारी आज की जो विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु जैन, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं, पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहिबा आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। और आज जो हम विषय ले रहे हैं अपने किसान भाई बहनों के लिए, उन सभी दोस्तों के लिए जो जुड़ चुके हैं हमारे प्रोग्राम से, वो विषय है आज हमारा कि बरसात के मौसम में फूल और बगीचों की देखभाल किस तरह से करें। जी, तो सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि ऐसे कौन कौन से फूल हैं, ऐसे कौन कौन से हम लोग फूलों की तैयारी कर सकते हैं जो कि बरसात के मौसम में ज्यादा सुटेबल होती है। जी देखिए, बरसात के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण फूल हैं वो वार्षिक फूल या उन्हें हम मौसमी फूल भी कहते हैं। और इन फूलों में मुख्यतः है जीनिया, कोचिया, बालसम, टिथोनिया, गेलार्डिया, मेरीगोल्ड, कॉक्सकॉम और गुलदाउदी इत्यादि। तो ये बरसात के मौसम में लगने वाले फूल हैं और इनकी खेती जो है किसान भी कर सकता है अपनी आमदन बढ़ाने के लिए, और साथ ही साथ जो लोग फूलों को बहुत चाहते हैं और फूलों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी बगिया को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग भी बरसात में इन फूलों को लगाकर उसका आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हम वैरायटी जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूल हैं जो सजावटी फूल कहलाते हैं। जी देखिए, सजावटी फूल तो सभी होते हैं, सिर्फ हम फूलों का इस्तेमाल दो तरह के लिए करते हैं। एक जिन्हें हम एक आमदन के रूप में करते हैं, जैसे कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं, जैसे कि हमारा गेंदा है, गुलाब है, गुलदाउदी है, रजनीगंधा है। इस तरह के फूलों को हम कमर्शियल फ्लावर कहते हैं। जबकि इसके अलावा सजावटी फूल, जो भी फूल जैसे झाड़ियों में, लताओं में या पेड़ों में लगे होते हैं, उन सबको, या गमलों में जिन्हें हम पौधों को लगाते हैं, तो वो सब सजावटी फूलों की श्रेणी में आते हैं। मैम, आपने बताया कि ये फूल हो सकते हैं जो सजावटी श्रेणी में आते हैं। ये तो इसका एक व्यावसायिक पहलू हुआ, इस पर भी आएंगे आगे, बहुत सारी बात करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि बहुत सारे जो हमारे श्रोता मित्र हैं, चाहे वो किसान हो चाहे वो गृहस्थ हो, आप
बागवानी का शौक रखते हो या आप वृहत स्तर पर खेती करते हो, फूलों की उगाई करते हो? मान लीजिए मॉनसून का ये वक्त है, मैं आज से ही किसी फूल की उगाई शुरू करना चाहता हूँ, तो मेरे सामने जो सिलेक्शन होगा वो अपने आप में काफी वाइड होगा, बहुत विस्तृत होगा। मुझे किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर मेरे पास कोई अलग चॉइस नहीं है तो? जी, अगर आप एक खेती किसानी के लिए आप कुछ उगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मौसमी फूल उगा सकते हैं, जैसे गेलार्डिया है या जैसे कि गेंदा है। ये ऐसे मौसमी फूल हैं जिनकी हम खेती कर सकते हैं इस वक्त। और इसके अलावा हमारा जो गुलदाउदी है, गुलदाउदी भी एक हमारा व्यावसायिक फूल है जिसकी बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड रहती है, तो इस समय हम गुलदाउदी भी लगा सकते हैं। देखिए, गेंदा और गेलार्डिया लगाने के लिए जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, तो बरसात के लिए इन पौधों को हम इनका पौध जो है अभी तक तैयार हो चुकी होगी और तैयार हुई पौध को हम खेत में स्थानांतरित कर देंगे। मतलब पौधारोपण का ये सही समय है इस समय तक, क्योंकि अभी अगस्त का महीना आ गया है तो खेत की तैयारी हो चुकी होनी चाहिए और पौधारोपण के लिए हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप अभी से शुरू करना चाहते हैं तो आप गमले वाले पौधे जो हैं उनको भी उगा सकते हैं। गमले वाले पौधों का प्रवर्धन जो है हम बहुत आसानी से इस समय में कर सकते हैं, क्योंकि गमले वाले पौधों को मुख्यतः हम कटिंग के द्वारा, जिसे कर्तन बोलते हैं, हम कटिंग के द्वारा तैयार करते हैं। और कटिंग बनाने का बरसात से अच्छा कोई अच्छा मौसम नहीं होता है। वैसे तो हम वसंत ऋतु में भी, स्प्रिंग के सीजन में भी कटिंग्स बना सकते हैं, पर बरसात में कटिंग जो है बहुत अच्छी से और आसानी से चल जाती है। तो इस सीजन में आप चाहे वो आपके पेड़, सजावटी पेड़ हों, चाहे शाखा लताएं हों, चाहे झाड़ियां हों जिन्हें श्रब्स और क्लाइंबर्स कहते हैं, या फिर आपके छाया में लगने वाले जो गमले वाले पौधे हैं, फूलों वाले पौधे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे आपके पौधे हैं जिनकी आप कटिंग से या आप बडिंग से या उनको सेपरेशन से जो हम हैं वो पौधों को तैयार कर सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, अभी पिछले कुछ 2 महीने पहले, अब तो खैर अच्छी बारिश है, सामान्य मानसून है अभी तक जो देखने में आ रहा है, आंधी और अंधड़ का भी एक रुख आया था बीच में 2-3 दिन दिल्ली और एनसीआर की अगर हम बात करें। ऐसे में हमारे आम समेत कई पौधों को नुकसान हुआ, कई फसलों को नुकसान हुआ। फूलों को क्या नुकसान इसमें हो सकता है? अभी तो ऐसा नहीं हुआ है पिछले 1.5-2 महीने के बाद से, लेकिन अगर ऐसा होता है तो किस खास तरह की एहतियात हमें बरतनी चाहिए? जी देखिए, जैसे हम सब जानते हैं कि हवा से और पानी से जो है सबसे पहले, क्योंकि फूलों के पौधे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं, तो क्या होता है कि जैसे इतनी हवा और बारिश के कारण बड़े बड़े पेड़ ढह जाते हैं, तो हमारे जो फूलों के पौधे भी हैं वो सब गिर जाते हैं, तो उनको जो है सहारा लगाने की बहुत जरूरत होती है। तो हम ये ध्यान रखें कि हम उन पौधों की स्टेकिंग करके रखें, या उनमें बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें हमें मिट्टी चढ़ाने की जरूरत होती है, तो हमें समय समय पर उनमें मिट्टी भी चढ़ाते रहें, इस चीज का ख्याल रखें। और कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा पानी भरने से, पानी का जमाव जब हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारे पौधे जो हैं वो खराब होने लगते हैं, तो हम उसकी पानी का भी निकासी का प्रबंध करके रखें। तो बड़े विशेष किस्म की बातचीत होने जा रही है। मैं फिर बता दूं अपने श्रोता मित्रों को कि काफ़ी दिलचस्प आज का विषय है और डॉक्टर साहब काफ़ी उम्दा जवाब भी यहाँ दे रहे हैं, काफ़ी वृद्ध अनुसंधान है इनका। बिल्कुल। आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे स्टूडियो में हमारे विशेषज्ञ के साथ, हमारे साथ। आपको फिर बता देते हैं कि फूलों और बागीचों में समसामयिक कार्यों और देखभाल पर हम बातचीत आज कर रहे हैं। 23421081 23421081 ये हमारा टेलीफोन नंबर है, तो इस पर हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर रितु जी, ये बतानी, ये जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि लोगों को फूलों में, सजावटी फूलों का बहुत शौक होता है, जो गमलों में जो घरों पर उगाए हुए हैं लोग, जिन्होंने बहुत सारा करे, तो वो किस तरह से उनकी देखभाल की जाए ताकि लंबे समय तक उनकी खुशबू बरकरार रहे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी, क्योंकि बरसात का समय है और बरसात में क्या होता है कि गमलों में पानी भर जाता है, और पानी भरने से अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे, पानी नहीं निकालेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो पानी उस पौधे की जड़ को खराब करने लगेगा और पौधे की जड़ें जो है वो गल जाएंगी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि पौधे में अगर गमलों में पानी भर गया है तो गमलों को टेढ़ा करके रखते हैं, या टेढ़ा करके
करके उनका पानी निकाल दें, या उनको टेढ़ा करके भी रख सकते हैं जब तक उनका पानी निकल जाए। उसके बाद उन पौधों को हम सीधा कर दें। साथ ही साथ अगर हमारे गमले में इस समय कोई खरपतवार है, वीड जिसे हम बोलते हैं, अनवांटेड घास, तो उसको भी हम निकाल दें, क्योंकि जो पौधे का पूरा जो पोषण है वो पूरा वीड खा जाएंगे या खरपतवार को मिल जाएगा और पौधे की बढ़वार नहीं होगी। साथ ही साथ अगर पौधा में आपके बहुत ही अनियंत्रित वृद्धि हो गई है, पौधा बहुत बड़ा हो गया है, तो इस समय आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना गमला जो है वो बदल लें, ताकि आपके पौधे की बढ़वार जो है वो अच्छी हो सके। कई बार क्या होता है कि पानी निकाल देते हैं गमले में से बरसात के मौसम में, लेकिन फिर भी जो मिट्टी है उसमें काई सी जमी हुई होती है जी पौधों में। तो जी क्या वो खुरपी से लेकर उनकी गुड़ाई जरूरी है? जी 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 क्या करना चाहिए? क्योंकि इस समय जो है पानी बहुत ज्यादा पानी डलने से क्या होता है कि मिट्टी जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, और मिट्टी जब हार्ड हो जाती है तो उसके ऊपर काई वगैरह सब जमने लगती है। तो आपको ऐसे समय में पौधों की निराई गुड़ाई करना बहुत ही जरूरी है। तो इसी काई को हटाने के लिए आप पौधों की निराई गुड़ाई भी करते रहें, और हो सके तो आप उसमें थोड़ा सा मल्चिंग भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा घास डाल सके, ताकि आपके पौधे जो हैं वो उसमें काई जमने की समस्या ना हो। जी, बिल्कुल ठीक कहा। और अभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बताना चाह रहे हैं कि पशु विज्ञान विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लंपी स्किन रोग के टीके का प्रौद्योगिकी विमोचन कार्यक्रम कृषि भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने वक्तव्य में कहा, हम सब जानते हैं कि भारत बड़ी आबादी वाला देश है, और ये मानव संसाधन ही हमारी बड़ी ताकत भी है। मानव संसाधन के साथ साथ अगर हम देखें तो पशु संसाधन भी हमारे कृषि क्षेत्र की और देश की बड़ी ताकत है। पिछले दिनों जब कोविड आया था तो पूरी दुनिया चिंतित थी, और उस दौर में बड़ी आबादी वाले देश को तो चिंतित होना स्वाभाविक ही था। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे साइंटिस्टों ने जो वैक्सीन बनाया, उसके कारण न सिर्फ हिंदुस्तान सुरक्षित रहा, वरन दुनिया के अनेक देशों को भी हम सुरक्षित करने में मदद कर सके। और यह निश्चित रूप से हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से अगर देखें तो 125 करोड़ का देश है हमारा, लगभग 30 करोड़ पशु संसाधन है, यह भी एक बड़ी संख्या है। और कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी अगर हम देखें तो फसल के योगदान की अपेक्षा पशुपालन और मत्स्य पालन का बड़ा योगदान है। तो कुल मिला के अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो जैसे मनुष्य को बचाना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है, उसी प्रकार से पशु को बचाना भी हमारा उतना ही बड़ा दायित्व है। और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी अगर हम देखें तो निश्चित रूप से पशुओं पर ध्यान देना, उनके स्वास्थ्य को ध्यान देना, उनका ग्रोथ हो, इस बात में चिंता करना, यह भी हम सबके लिए ज़रूरी है। तो इस दृष्टि से समय समय पर काम होता रहा है, उसका प्रतिफल भी हम सब लोगों के सामने है। आज जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में इसकी और कितनी आवश्यकता पड़ सकती है, तो उस दृष्टि से हम इसके उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने स्तर पर निजी क्षेत्र को सम्मिलित करके या अन्य प्रकार के उपक्रम करके इस पर निश्चित रूप से बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक रूप से पशुओं में जब तकलीफ़ होती है तो आवाज़ उतनी तेज़ नहीं उठती, मनुष्यों में तकलीफ़ होती है तो आवाज़ ज़्यादा तेज़ी से उठती है। तो उसके कारण सरकारों में, बाकी सब लोगों में बेचैनी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी तकलीफ़
ये लंपी डिसीज के कारण पशुओं में है, उसका हम लोग निश्चित रूप से एहसास कर सकते हैं कि अगर पशु बोल सकता होता तो ये आवाज़ कितनी ताकतवर आवाज़ बन जाती। और ऐसी स्थिति में हम सब लोगों की ये जिम्मेवारी है कि इसके विस्तार को हम कैसे शीघ्रातिशीघ्र संयोजित कर सकते हैं। उसके लिए मुझे लगता है सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री भी यहाँ बैठे हुए हैं और DGICR भी हैं। आप दोनों लोग और आवश्यकता जिनकी लगे, मुझे लगता है कि इसके विस्तार की दृष्टि से जो प्रयत्न हों और जो आवश्यकता है 3-4 दिन के अंदर एक आप प्रयास करें और हम सब लोग कहाँ सहायक हो सकते हैं उसमें मुझको और रूपाला साहब को बताएं। अन्य मंत्रालयों से भी बात करने की आवश्यकता है तो हम उसमें भी एक संयुक्त मीटिंग करने की आवश्यकता है तो वो भी करेंगे। लेकिन ये विस्तार जल्दी से जल्दी हम कैसे कर सकते हैं और इस वैक्सीन को नीचे तक जहां उपयोग की ज़रूरत है हम कैसे पहुंचा सकते हैं, इस पर मुझे लगता है मनन करना चाहिए। और हम रूपाला जी 6-7 दिन में एक बार फिर इसी के लिए बैठ सकते हैं और हमारे प्रयत्न कहाँ तक पहुँचे और आपको ये लगता है कि इन प्रयत्नों में मिनिस्ट्री इस दृष्टि से हम सोचेंगे तो मुझे लगता है सामयिक रहेगा। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के वक्तव्य। और अब अपने कार्यक्रम में वापस आते हैं रजत और चर्चा करते हैं आज के टॉपिक पर। डॉक्टर रितु, अभी इसी दौरान जब ये प्रोग्राम चल रहा था, रिकॉर्डेड प्रोग्राम हमारा चल रहा था वक्तव्य, तो इस समय कॉल आया था तो वो कह रहे थे कि मैडम मैं अपने गमलों में फूलों वाले जो पौधे होते हैं वो लगाना चाहता हूँ, तो इसकी वैरायटी क्या है, कौन कौन सी किस्म है जो मैं इस वक्त लगा सकता हूँ? जी, इस वक्त आप सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण फूल है जिसे गमलों में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है वो है गुलदाउदी। आप गुलदाउदी को लगा सकते हैं, आप गेंदे को लगा सकते हैं, गेंदे की छोटी प्रजातियां हैं, ड्वार्फ प्रजातियां, उनको आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप जो मौसमी फूल हैं जैसे सदाबहार है या जीनिया है, कोचिया है, इनको लगा सकते हैं। इसके साथ साथ मोगरा लगा सकते हैं। अगर आप मोगरा के खुशबूदार फूल लेना चाहते हैं तो आप मोगरा की रूटेड कटिंग को लगा सकते हैं। जरबरा की भी जो ड्वार्फ वैरायटी है, छोटे जो गमले वाले पौधे होते हैं उनको आप लगा सकते हैं। एंथोरियम्स आप लगा सकते हैं, कैला लिली आप लगा सकते हैं। तो बहुत सारा के इस तरह के पौधे हैं जो आप फूलों के लिए गमलों में उगा सकते हैं। जी, उम्मीद करते हैं आपके प्रश्न का जो जवाब था वो मिल गया। और अब हम बात करना चाहेंगे समसामयिक कार्य जो होते हैं जी फूलों और बगीचों में, वो कौन कौन से हैं, किस तरह से तैयारी करे किसान या एक आम आदमी? देखिए, क्योंकि बरसात का मौसम है तो बरसात में सबसे बड़ी समस्या जो है जल भराव की हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जल की निकासी का प्रबंध जो है वो समय समय पर करते रहें। अपने खेत में या अपने बगीचे में पानी इकट्ठा ना होने दें। और साथ ही साथ जैसे ही पानी की समस्या अगर दूर हो जाती है तो हम देखते हैं इस समय खरपतवार की बढ़वार बहुत ज्यादा होती है। तो खरपतवार को भी समय समय पर निकालते रहें ताकि आपके पौधे की बढ़वार अच्छी हो। साथ ही साथ कुछ पौधे जो हैं अगर उनको पौधारोपण कर दिया गया है, जैसे कि हमारे वार्षिक फूलों वाले पौधे हैं, गुलदाउदी है, गेंदा है और सदाबहार है या फिर कोचिया है, तो इस तरह के जो पौधे हैं अगर उनको लगा दिया गया है, उनका पौधारोपण कर दिया गया है, तो उसमें शीर्ष नोचन, जिसे हम पिंचिंग भी कहते हैं, वो प्रक्रिया की जा सकती है। शीर्ष नोचन का मतलब है कि आप ऊपर से हाथ और उंगली और अंगूठे और तर्जनी के साथ पौधे का ऊपर भाग को पकड़कर उसे तोड़ दें ताकि उसकी जो साइड वाली शाखाएं हैं उनकी अच्छी वृद्धि हो सके और उसमें भर के जो है आपका फूल आए और पौधा भी जो है आपका वो अच्छे से भर जाए। तो इस तरह की प्रक्रिया कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी सिर्फ नर्सरी लगाकर रखी हुई है और अभी पौधारोपण नहीं किया है, तो एक तो इस चीज का ख्याल रखें कि नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ एक डिजीज आती है, तो वो डैम्पिंग ऑफ डिजीज जो होती है उसके लिए समय समय पर जो फंजीसाइड है, फफूंदनाशक है, डाइथेनम 45 और बेविस्टिन, उसका स्प्रे करते रहें। और उसके बाद अगर हमने आज अभी जो हमारे
बगीचों में फूल पौधे लगे हैं, जैसे कि गुलाब लगा है या इस तरह के जो पेरिनियल प्लांट्स लगे हैं, उसमें इस समय बहुत ज्यादा कीट पतंग और बीमारियों की जो है आने की बहुत ज्यादा वो संभावना रहती है। तो उस समय आप ये ध्यान रखें कि कहीं पर आपके कोई पौधों पे कीट तो नहीं आ रहा है। या एक गुलाब में पाउडरी मिल्ड्यू रोग इस टाइम आता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मौसम में आर्द्रता होने की वजह से, नमी ज्यादा होने से पाउडरी मिल्ड्यू रोग आता है, जिसे हम चूर्णी लासिता भी बोलते हैं। ये पाउडर के जैसा आपको पत्तों के ऊपर दिखाई देता है। तो उसके लिए हम जो है वो वेटेबल सल्फर का स्प्रे करते हैं, जिसे घुलनशील गंधक बोलते हैं। ये 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और इसका स्प्रे करेंगे तो इससे हमें पाउडर मिल्ड्यू से निजात मिलेगी। और साथ ही साथ ये जो स्प्रे है हमें 15 दिन के अंतराल पे कर लेने चाहिए। इसके अलावा जो है कभी कभी चाफर बीटल और हॉपर्स का भी अटैक होता है, जो कि कीट हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम मेटासिस्टॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप मेटासिस्टॉक का स्प्रे कीजिए और 15 दिन के अंतराल पे हो सके तो इस स्प्रे को दोबारा कीजिए। तो इस तरह की कुछ सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह के कुछ समसामयिक कार्य जो है हमें अपने पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए और उनके अच्छी आमदनी के लिए जो है वो हमें करने चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो फूलों की बात हमने की जी, काफी चीजें हमने कवर करने की कोशिश की। आज कार्यक्रम के विषय का जो दूसरा हिस्सा है वो लैंडस्केपिंग, भूदृश्य जिसे आप कह रहे हैं, उस पर आधारित है। बिल्कुल, मैं भी लैंडस्केपिंग अपने आप में क्या अवधारणा है मैडम? थोड़ा सा तो पहले ये समझना चाहूंगा अपने श्रोता मित्रों के बिहाफ। जी, लैंडस्केपिंग का मतलब है कि किसी भी एक जमीन के एक पीस को सुंदर बनाना, ब्यूटीफाई करना, और उसके लिए जो है सबसे ज्यादा पौधे और फूल और विभिन्न प्रकार के जो एनरिचमेंट आइटम्स होती हैं उन सब का इस्तेमाल करना। इसमें सिर्फ हमारे ये जो मैंने अभी आपको बताए व्यावसायिक फूल सिर्फ यही नहीं आते, इसमें हमारे जो पेड़ हैं जिनको हम एवेन्यू ट्रीज वगैरह बोलते हैं, जो कि हमारे गार्डन में लगते हैं, साथ ही साथ श्रब्स हैं, झाड़ियां जिन्हें हम कहते हैं, क्लाइंबर्स हैं, ठीक है, पॉटेड प्लांट्स हैं, बल्बस प्लांट्स हैं, और लॉन ग्रास है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एरिया है लैंडस्केपिंग का। तो इस तरह की चीजें, साथ ही साथ जैसे आपका पेविंग मटेरियल है, आपका जो रास्ता बनना है, टाइल्स हैं, स्टोन्स हैं, उनका यूज, लैंटर्न्स हैं, आपके बेंचेस आप देखते हैं जिन पे आप बैठते हैं, कहीं कहीं आपको देखेंगे गार्डन में सन डायल होता है, बर्ड बाथ होता है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो टेंजिबल आइटम्स जो होती हैं, एनरिचमेंट आइटम्स बोलते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें जैसे आपका कोई पानी का झरना है, या फिर आपका फुवारा है, या फिर आपके खुशबू वाले फूल हैं, तो ये इनटेंजिबल आइटम है। मतलब इनसे आपको वो पानी की आवाज सुनने से जो खुशी मिलती है, पंछी के चहचहाने से, या बहुत सारी बटरफ्लाईज जो हैं आपके फूलों पे आती हैं, तो उस तरह की जो चीजें अपने आप जो नेचर ऐड करता है उसको हम लैंडस्केपिंग या भूदृश्य निर्माण कहते हैं। बहुत ही खूबसूरती से आपने उसको बयां किया। ऐसा मुझे जहां तक समझ आया कि एक ऐसा एरिया जहां जिंदगी को जीने की हर चीज मिल जाए एक ही जगह पर, बिल्कुल है ना, संगीत भी उसमें नजर आए, खूबसूरत दृश्य भी हो, पंछी भी आ जाएं, पानी के झरने भी बहें, खूबसूरत फूलों की खुशबू भी आए, तो लैंडस्केपिंग जिसे ये बोलते हैं, तो शायराना फलसफा हुआ हमारे लिए। लेकिन बागवानी की आम जबान में इसे क्या कहेंगे हम? खेती बाड़ी में क्या कहा जाएगा इसे? जी, हम बागवानी के जबान में भी हम इसे लैंडस्केपिंग ही कहते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें बहुत बड़े बड़े जो हम पार्क्स बनाते हैं, गार्डन्स बनाते हैं कमर्शियल लेवल पे, ठीक है, उसके अलावा हम सड़कों की लैंडस्केपिंग करते हैं, डिवाइडर्स पे, और जो हमारे गोल चक्कर होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ हमारे जो बहुत बड़े बड़े खेल के मैदान होते हैं उसमें हम बहुत तरह के टर्फ ग्रास या लॉन ग्रास लगाते हैं। तो ये सब एक लैंडस्केपिंग का ही एक एवेन्यू है। इनफैक्ट जो हम पॉटेड प्लांट्स की बात करते हैं, गमले वाले पौधे, वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इंटीरियर लैंडस्केपिंग जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अंदर तो हम पौधे वैसे तो नहीं लगा सकते हैं, तो अंदर को जो हमारा आंतरिक वातावरण है उसको सुंदर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो गमलों का इस्तेमाल करते हैं, गमले वाले पौधों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम इंटीरियर लैंडस्केपिंग बोलते हैं। तो इसे आमदन के लिए ये एक बहुत ही बड़ा जरिया है, बहुत ही, जिसे हम कहते हैं कि ये $1 मिलियन
इंडस्ट्री जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा आयाम है और आप बहुत ज्यादा इसमें पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ पौधे उगाना ही एक बड़ी बात नहीं है, उनको सही जगह पे लगाना, सही जगह पे पहुंचाना और उनका इस्तेमाल करना। देखिए आप बहुत सारे मॉल्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उसमें कितना लैंडस्केपिंग हुआ होता है और वो इंटीरियर भी होता है और एक्सटीरियर भी होता है। तो ये आमदन के लिए एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है जिसको आप हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं। जी। कलम वाले जो पौधे होते हैं, जैसे कि गुलाब का बताया आपने, तो रात की रानी का अगर कलम इस्तेमाल की जाएगी या जड़ से ही लगेगा, तो इसके बारे में भी मैं जानना चाह रही थी। जी देखिए, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें आसानी से आ जाती हैं, तो उन पौधों को हम कटिंग से लगाते हैं। ठीक है, और कटिंग लगाने के लिए हमारे पास 3 तरह की कटिंग होती है, सेमी हार्डवुड, हार्डवुड, सॉफ्टवुड, सेमी हार्डवुड और हार्डवुड। तो ये जो आपने बात की है रात की रानी की, इसको हम सेमी हार्डवुड कटिंग से लगाते हैं, जिसकी जो मोटाई है एक पेंसिल के बराबर होती है। इतनी मोटाई की आप अगर कलम ले लेंगे और उसके बाद उसमें हम थोड़ा सा उसको नीचे से तिरछा काट देंगे और तिरछा काटने के बाद उसमें हम ग्रोथ रेगुलेटर लगाएंगे और ग्रोथ रेगुलेटर लगाने के बाद अगर हम उसे मीडिया में लगा देंगे तो उसके तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के बीच में जड़ें बन जाएंगी और जो आपकी कटिंग है वो अब तैयार है, उसको आप दूसरी जगह कहीं पर भी लगा सकते हैं। एक कॉलर हैं, वो सूरजमुखी के फूल के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या इस समय संभव है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। धर्मवीर जी। धर्मवीर बोल रहा हूँ मैं, गांधीनगर से। रजत जी नमस्कार। कैसे हैं धर्मवीर जी आप? काफी दिनों बाद आज आपकी आवाज सुनने को मिली है, ये बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। आपका स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए प्लीज। ऐसा है डॉक्टर साहब, आपके कार्यक्रम आने तो बंद हो गया आकाशवाणी में, बड़ी परेशानी हो रही है हम लोगों को, ये क्योंकि मेरे पास 300-350 पौधे हैं डॉक्टर साहब, और हम आपकी देखरेख में आपसे जवाब ले लेते हैं, उससे हम देखरेख कर पाते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब मैं एक टेक्निकल पॉइंट का क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। सूरजमुखी का जो फूल है वो क्यों हर समय जैसे भी सूरज की तरफ ही क्यों रहता है, इसके पीछे क्या एक वैज्ञानिक धारणा है, इसके बारे में कुछ हमें समझाएंगे जी, हमें इसकी भरपूर जानकारी मिले। जी बिल्कुल, शॉर्टकट में, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास। डॉक्टर साहब, रजनीगंधा के बल्ब में एक ही स्टिक आती है जी, तो उसमें ज्यादा स्टिक क्यों नहीं आती एक सीजन में? जी, रजनीगंधा में जो है वो एक ही स्टिक एक साल में नहीं आती है। अगर आप उसके ठीक से आप ध्यान रखेंगे तो उसमें एक से ज्यादा स्टिक आती है। और रजनीगंधा की तो हम रेटून क्रॉपिंग भी करते हैं, यानी कि एक के बाद एक फसल भी लेते हैं। तो अगर आप रजनीगंधा का हम अच्छे से ध्यान रखें तो कम से कम हम उसमें 2 से 3 जो हैं फूल प्रतिवर्ष एक बल्ब से ले सकते हैं। और जहां तक की बात हुई सूरजमुखी की, तो सूरजमुखी का तो नाम ही सूरजमुखी है, यानी कि सूरज की तरफ मुख करने वाला। तो उसमें जो कुछ केमिकल ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा जो है लाइट की तरफ ही रहता है और उसका मुख जो है वो हमेशा सूरज की तरफ ही रहता है। रजनीगंधा के बारे में भी ये पूछ रहे थे। बहरहाल हम बता दें कि अब समय इससे ज्यादा इजाजत हमें नहीं दे रहा कि हम अपने कदम बढ़ाएं, और चलते चलते सुषमा बता दें अपने श्रोता मित्रों को कि कल खरीफ प्याज में समसामयिक कार्य विषय पर हम बात करेंगे अपने अगले संस्करण में, और डॉक्टर अनिल खार इसमें विषय विशेषज्ञ होंगे कल। जी, तो डॉक्टर रितु जी आज आप हमारे स्टूडियो में आए और फूल और बगीचों के विषय पर अच्छी जानकारी दी, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोतागण हैं या हमारे किसान भाई बहन लाभान्वित होंगे और इस बरसात के मौसम में उसका पूरा फायदा उठाएंगे अपने बगीचों में, फूलों में, और जो लगाना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अच्छी जानकारी मिली। तो आपका हम दिल से धन्यवाद करते हैं डॉक्टर रितु। धन्यवाद। जल्दी मुलाकात होगी। दीजिए रजत और सुषमा को इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।